क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक महिला अफसर पूरे सिस्टम से अकेले लड़ जाए तो क्या वह जिंदा रह पाएगी? यह कहानी है आईपीएस संध्या की, जिसे भेजा गया था एक भ्रष्ट जिले में चुपचाप ट्रांसफर करने के इरादे से। लेकिन वह चुप नहीं रही। उसने भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाला, एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ रेड मारी, और जब सिस्टम ने जवाब देने से इनकार किया तो उसने सवाल उठाना बंद नहीं किया। फिर वह अचानक गायब हो गई। सरकार कहती रही वह छुट्टी पर है, लेकिन एक दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें वह कहती है, अगर आप यह देख रहे हैं तो शायद मैं अब नहीं हूं, लेकिन मेरी ईमानदारी आपकी मशाल बन सकती है। आज हम आपको सुनाएंगे उस अफसर की कहानी जो मिटा दी गई, लेकिन फिर भी अमर हो गई। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी को सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आप अपने शहर और अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि जब हम आपके शहर का और आपका नाम पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। जून की शुरुआत थी, लू जैसे सड़कों पर बैठी हो और धूल जैसे आसमान से झर रही हो। राजधानी से 55 किमी दूर शेरगढ़ एक नाम नहीं बल्कि एक बुखार था, कानून के माथे पर चढ़ा हुआ बुखार। सुबह के 9-10 बजे जब सरकारी जीप ने थाने के बाहर ब्रेक मारा, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस गाड़ी से उतरने वाली महिला कोई आम अफसर नहीं थी। उसका नाम था संध्या कद। साधारण, लेकिन आंखें ऐसी कि सीधे आत्मा में घुस जाए। वर्दी की सलवटें बिल्कुल सीधी, लेकिन चाल में कोई तामझाम नहीं, जैसे हर कदम किसी ठोस विचार का हिस्सा हो। थाने का मुख्य दरवाजा आधा खुला था। बाहर बैठा संतरी नीम के नीचे ताश खेल रहा था। किसी ने खड़े होकर सलाम नहीं मारा, किसी ने कुर्सी नहीं छोड़ी। दरोगा जगत सिंह, जिसकी मूछें इलाके की मर्दानगी का प्रतीक मानी जाती थी, वहीं अंदर एसी के नीचे बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। संध्या चुपचाप भीतर चली गई। दरोगा ने सिर उठाया तक नहीं, कौन है आप? उसने पंखा ठीक करते हुए पूछा। संध्या ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ 4 शब्द बोले, ये कुर्सी मेरी है। दरोगा हड़बड़ाया, लेकिन फिर मुस्कुराया। मैडम छुट्टी पर हैं, किसी से मिलने आई हैं तो बाहर वेट करें। छुट्टी पर नहीं हूं, जॉय कर चुकी हूं। आज से मैं इस थाने की एसपी हूं। पल भर के लिए कमरे में खामोशी जम गई, वैसी जो किसी तूफान से पहले आती है। दरोगा की बीड़ी गिर गई। भीतर बैठी क्लर्क जो पान चबा रही थी, उसके मुंह से पिचकारी निकलते निकलते रह गई। संध्या ने बैग टेबल पर रखा और सीधे स्टोर रूम जाने को कहा। पिछले 3 साल की एफआईआर फाइलें निकालिए, महिलाओं से जुड़े सारे केस, नाबालिगों पर अत्याचार और जमीन कब्जे से जुड़े केस अलग करिए। मैं 50 केस खोल रही हूं। आज बात हवा में दौड़ गई, जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। 4 घंटे के अंदर थाने का नक्शा बदल गया। 20 फाइलें खुल चुकी थीं, 4 सस्पेंड, 2 लाइन हाजिर, और दरोगा जगत सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की फाइल सीधे डीजीपी ऑफिस को भेजी जा चुकी थी। पहले दिन की रिपोर्ट सीधे जिले के डीएम, आईजी और सचिवालय में पहुंची। संध्या ने किसी को फोन नहीं किया, किसी से इजाजत नहीं मांगी और किसी नोट शीट पर टिप्पणी नहीं छोड़ी। उसकी स्टाइल बहुत अलग थी, एक चुपचाप सोचने वाला दिमाग जो सिर्फ सवाल पूछता था। ये फाइल बंद क्यों है? बयान गायब क्यों है? एफएसएल रिपोर्ट में तारीख गलत क्यों है? दूसरे दिन जब उसने सीआरपीसी 156 के तहत एक स्थानीय मंत्री के भतीजे को महिला उत्पीड़न केस में गिरफ्तार किया तो पूरा शिवगढ़ हिल गया। मीडिया वालों की गाड़ियां थाने के बाहर लग गईं। बगावत करने वाली अफसर हेडलाइन बन गई। तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। एक वृद्धा जिसकी उम्र 75 से ऊपर रही होगी थाने आई और बोली, बिटिया, तुमने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। पूछने पर पता चला उसका बेटा 6 साल से एक झूठे चोरी के केस में जेल में था, क्योंकि उसने विधायक की जमीन पर खेती करने की कोशिश की थी। केस फर्जी था, गवाह खरीदे गए थे और मजिस्ट्रेट ने बिना सुनवाई के सजा दे दी थी। संध्या ने उस केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया, खुद बयान रिकॉर्ड करवाए, जेल विजिट की और वकीलों को केस की कॉपी दी। 5वें दिन शाम को एक सफेद स्कॉर्पियो संध्या के सरकारी क्वार्टर के बाहर खड़ी मिली। गाड़ी से कोई नहीं उतरा। संध्या ने पर्दा हटाकर देखा और वापस चली गई। एक ड्राइवर नीचे उतरा
और सामने सब्जी वाले से पूछा, ये मैडम कहाँ की हैं? कब तक रहेंगी? संध्या ने बाहर आकर बस एक लाइन बोली, मेरे घर के बाहर गाड़ियां मत खड़ी कीजिए। आपकी निगरानी से पहले मेरी जमीन की नजरें तेज हैं। पहले हफ्ते के भीतर 50 से ज्यादा केसों की फाइलें दोबारा खुल चुकी थीं। 3 अफसर निलंबित और 4 गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ केस फाइलों की नहीं थी। यह कहानी उस सोच की थी जो वर्दी के भीतर पल रही थी। संध्या रात में अपनी डायरी में लिखती थी, अगर मैंने सबको जवाब देना शुरू किया तो शायद सिस्टम मुझसे जवाब देना बंद कर देगा। मैं जवाब नहीं मांगती, मैं बदलाव लाती हूं, और बदलाव कभी इजाजत लेकर नहीं आता। शिवगढ़ का सिस्टम अब जाग चुका था, लेकिन खामोश नहीं हुआ था। हर कार्यवाही का रिएक्शन आता था। फोन कॉल्स अननोन नंबर से, कभी आवाजें, कभी खामोशी। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी थी। चाय वाले की नजरें ज्यादा घूरने लगी थीं। रात में छत पर कंकड़ गिरते थे और कभी बिजली चली जाती थी। बस उस वक्त जब संध्या कुछ टाइप कर रही होती, एक शाम जब वह थाने के भीतर पुराने केस की चार्जशीट पर काम कर रही थी, एक कांस्टेबल आया और धीमे से बोला, मैडम, यह केस में जिसका नाम आप डाल रही हैं वह विधायक जी का भतीजा है। ऊपर से फोन आएगा, संभाल लीजिए। संध्या ने उसकी ओर देखा और कहा, कानून का नाम ही ऊपर है, किसी का फोन नीचे नहीं आएगा। उस रात संध्या ने पहली बार अपने पिता की तस्वीर को ताकते हुए कुछ कहा, आपने सिखाया था बेटा, अगर थक जाए तो रुक जाना, पर अगर डर जाए तो वहीं खत्म हो जाना। मैं डरूंगी नहीं पापा, चाहे सिस्टम खुद सामने खड़ा हो जाए। लेकिन क्या यह शुरुआत थी या किसी बड़ी साजिश का दरवाजा खुल चुका था? शिवगढ़ की हवाओं में अब बेचैनी थी। संध्या की हर कार्यवाही, हर आदेश किसी पुराने जाले को झाड़ने जैसा लग रहा था। लेकिन जालों के पीछे जो था वह केवल धूल नहीं थी, वह सत्ता की गंदगी थी जिसे लोग आंख मूंद कर जीते आए थे। उसका नाम अब सिर्फ फाइलों में नहीं था, बल्कि अफसरों के चाय डिस्कशन, मंत्री के ड्राइंग रूम और पार्टी मीटिंग्स के बीच बहस का विषय बन चुका था। तीसरे हफ्ते की शुरुआत में ही एक घटनाक्रम हुआ। एक साधारण सा केस, लेकिन बवंडर जैसा असर। एक बुजुर्ग किसान उसके घर आया, थकान से टूटा शरीर, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा डर मानो कई जन्मों का बोझ हो। उसने कहा, बिटिया, मेरा लड़का जेल में है। उसका गुनाह इतना था कि उसने विधायक के बेटे की वीडियो बना ली थी, वह भी एक दलित लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए। संध्या सुनती रही। एक शब्द बोले बिना उसने किसान को पानी दिया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपके बेटे का नाम क्या है? किसान की आवाज कांप रही थी। रघुवीर, 4 साल से जेल में है ना। सुनवाई हुई ना कोई पेशी। संध्या ने तुरंत केस फाइल मंगवाई और जैसे ही केस की तारीखें देखी, कुछ अजीब दिखा। गिरफ्तारी 24 जून की, लेकिन पीड़िता का बयान 27 जून का, यानी गिरफ्तारी पहले और गवाह बाद में। सीसीटीवी फुटेज का कोई जिक्र नहीं। मेडिकल रिपोर्ट गायब। एफआईआर में एमएलए के बेटे का नाम नहीं, लेकिन रघुवीर का नाम साफ तौर पर लिखा हुआ। अगले ही दिन संध्या ने इस केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक डीएसपी ने मना कर दिया। उसकी बात सीधी थी, मैडम, यह लड़का सीएम साहब के भतीजे के साथ था। उस दिन आप इस केस को हाथ मत लगाइए। संध्या चुप हो गई, लेकिन डीएसपी की आंखों में डर था, और वह डर सत्ता से आता था, इंसाफ से नहीं। उसी शाम संध्या की गाड़ी का पीछा एक काली एसयूवी करने लगी। 2 बार उसने ब्रेक मारा ताकि एसयूवी निकल जाए, लेकिन गाड़ी पास ही बनी रही। रात 11 बजे जब वह क्वार्टर पर पहुंची, एसयूवी भी गेट के सामने कुछ देर तक खड़ी रही, फिर धीरे से निकल गई। अगले दिन फोन की घंटी बजनी शुरू हुई। कोई बोलता नहीं, सिर्फ सांस लेने की आवाज आती। चौथे कॉल के बाद उसने नंबर ब्लॉक किया, लेकिन 2 मिनट बाद दूसरा नंबर और फिर तीसरा। तीसरे सप्ताह की रात थी और संध्या अपने सरकारी कंप्यूटर पर पुराने केस खंगाल रही थी, जब अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर वापस ऑन हुई। लेकिन इस बार स्क्रीन पर एक मैसेज था, अब बहुत हो गया, लौट जाओ, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। उसने फौरन कंप्यूटर की इंटरनेट लाइन कटवाई और अगले दिन साइबर क्राइम को मेल किया। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। राजधानी में एक मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री के रेजिडेंस में, जहां मुख्य सचिव, गृह सचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। एजेंडा था आईपीएस। संध्या की गतिविधियों पर चर्चा। सुझाव रखा गया कि उसे किसी
कमेटी में भेज दिया जाए, ट्रैफिक एडवाइजरी बोर्ड या महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क। जैसी किसी पोस्ट पर डीएम को फोन आया, उस लड़की को समझाओ, ज्यादा नटखट बन रही है। हम सबको सिस्टम में काम करना है, ना कि सिस्टम को बदलने। लेकिन जवाब में संध्या ने जो कहा वह पूरे लहजे में लिखा गया था, मैं रिपोर्ट पढ़ने नहीं आई हूं, मैं जमीन बदलने आई हूं। फिर क्या था? हर रास्ते से दबाव शुरू हो गया। डीएसपी ने उसे मीटिंग में बुलाया और कहा, मैडम, आप चाहे तो छुट्टी ले लें, फिलहाल ज्यादा एक्टिव होना ठीक नहीं। राजनीति सड़कों की तरह नहीं होती, यहां हर गड्ढा गहरा होता है। संध्या ने बस इतना कहा, गड्ढा चाहे जितना गहरा हो, मैं उसमें रुकने नहीं आई, मैं उसे भरने आई हूं। एक शाम को जब वह क्वार्टर के बाहर बैठी थी, एक अनजान बूढ़ा आदमी आया और उसने एक लिफाफा पकड़ा दिया। अंदर एक पेन ड्राइव थी, लिखा था, अगर आपको लगता है कि यह लड़ाई अकेली है तो आप गलत हैं। इस पेन ड्राइव में कुछ ऐसे सबूत हैं जो आपको समझा देंगे कि क्यों यह लड़ाई जरूरी है। उसने पेन ड्राइव चेक की। एक वीडियो था, एक विधायक, एक होटल कमरा और एक लड़की जो रो रही थी। वीडियो में एमएलए किसी को फोन करता है, कुछ नहीं होगा, डीएसपी अपना बंदा है, केस उठवा लेंगे। अब संध्या को समझ आने लगा था, यह कोई व्यक्तिगत घेराबंदी नहीं थी, यह एक संस्थागत गठजोड़ था। और फिर अचानक एक दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से एक कॉल आया, सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कल दोपहर 3 बजे। संध्या ने हां कहा। अगले दिन वह वक्त से 10 मिनट पहले पहुंची। सीएम का कमरा बड़ा था, सोफे मुलायम और दीवारों पर सम्मानित आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तस्वीरें थीं। सीएम ने मुस्कुराकर कहा, आप काफी तेज अफसर हैं, लेकिन हर आग मशाल नहीं होती। संध्या ने जवाब दिया, हर अंधेरा रात नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ आंख बंद करने की आदत होती है। सीएम कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर बोले, आपको सिस्टम को भीतर से समझना होगा, बाहर से नहीं। हम आपको महिला सुरक्षा आयोग में पोस्ट करना चाहते हैं, वहां आपकी जरूरत ज्यादा है। संध्या ने सिर हिलाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने फैसले छोड़ दूं तो माफ कीजिए, मैंने अफसर बनने से पहले इंसान बनना सीखा था, और इंसान कभी गलत देखकर चुप नहीं रहता। मीटिंग बिना किसी सहमति के खत्म हुई। बाहर आते हुए एक वरिष्ठ सचिव ने उसे धीरे से कहा, अब जो भी होगा आपको अकेले झेलना पड़ेगा, और हम में से कोई भी आपकी ढाल नहीं बनेगा। संध्या ने बस एक वाक्य कहा, मुझे ढाल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कलम चाहिए और कानून की किताब। लेकिन क्या सच में सिर्फ एक कलम और एक किताब इस गठजोड़ से टकरा सकती थी? अब तक सिर्फ सत्ता खफा थी, लेकिन अब सत्ता का चेहरा, आवाज और इरादा तीनों सामने आ रहे थे। झांसी एक शहर जो इतिहास की किताबों में रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता है, लेकिन सरकारी फाइलों में अब बस एक नॉन प्रायोरिटी जोन था, यानी जहां कुछ भी बदलने की उम्मीद सरकार ने छोड़ी हुई थी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग इतनी पुरानी थी कि सीलन दीवारों पर नहीं, लोगों के जहन में बैठ चुकी थी। फैन चलते चलते खुद ही रुक जाते थे। रजिस्टरों पर दीमक ने दस्तखत कर दिए थे, और अफसर ऐसे थे जो खुद को सरकारी बोझ समझ चुके थे। लेकिन इस गली में उस सुबह एक नई गाड़ी आकर रुकी। अंदर से वही संध्या उतरी। ना उसकी चाल धीमी हुई थी, ना नजरें झुकी थीं। कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई वेलकम नोट नहीं, उसका स्वागत सिर्फ एक अधखुला गेट और अंदर से आती खांसी की आवाजों ने किया। तीसरे ही दिन वह शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर खुद ट्रैफिक वर्दी में उतर गई। उसकी नजरें पहनी थीं, हाथ में चालान बुक और साथ में एक सिपाही, जिसके चेहरे पर यह लिखा था कि उसे अब तक समझ नहीं आया कि एसपी मैडम खुद रोड पर क्यों उतर आई हैं। ठीक दोपहर 2:10 वीआईपी रोड से एक मंत्री का काफिला आता दिखा। लाल बत्ती हुटर और पीछे 4 गाड़ियां। ड्राइवर ने लेन तोड़ी। दूसरे वाहन हड़बड़ाकर किनारे लगे, लेकिन संध्या बीच सड़क पर खड़ी रही। उसने हाथ उठाकर काफिले को रोका। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, लेकिन मंत्री साहब नीचे नहीं उतरे। गाड़ी का शीशा आधा नीचे हुआ। तुम्हें पता है किसकी गाड़ी रोकी है? संध्या ने चालान बुक निकाली। यह रोड मेरी जिम्मेदारी है और नियम सब पर लागू है, चाहे मंत्री हो या मजदूर। चालान काटा गया। मंत्री की आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन कैमरे पहले ही ऑन हो चुके थे। अगले दिन पूरे सोशल मीडिया पर एक ही वीडियो वायरल हुआ। आईपीएस अफसर ने मंत्री का चालान काटा। वाईपीआईपी कल्चर को दी सीधी चुनौती। वह पहली बार था जब झांसी की जनता ने
सड़क पर नियमों को बराबरी से लागू होते देखा। अगले दिन अखबारों ने लिखा, सड़क पर उतरी अफसर, अब यहां वीआईपी नहीं, सिर्फ नागरिक हैं। यही वीडियो संध्या के दिमाग में एक बीज बोता है। कानून तब तक डराता नहीं जब तक वह सभी पर समान रूप से लागू ना हो। एक हफ्ते में उसने नया अभियान शुरू किया। वाईपी रोड नहीं, वाईपी नियम। इसमें एक सिंपल घोषणा थी, सिर्फ एक नियम, कोई भी हो, अगर ट्रैफिक तोड़ा तो चालान होगा, बिना सिफारिश, बिना रिश्वत। शहर में पहला बदलाव आया, एक निगम पार्षद की गाड़ी जब बिना हेलमेट के 2 पहिया पर दिखी तो संध्या ने खुद साइड में ले जाकर चालान काटा। कुछ लोग हंसे, कुछ दंग रह गए, लेकिन जब पार्षद ने फोन पर किसी को घुमाने की कोशिश की तो संध्या ने फोन हाथ में लिया और कहा, आप जिसे कॉल कर रहे हैं उन्हें कहिए मेरे ऑफिस में आए, मैं उन्हें भी चालान काटना सिखा दूंगी। इसके बाद पब्लिक में विश्वास आने लगा कि शायद अब नियम सिर्फ किताबों में नहीं रहेंगे। इसी दौरान एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक पन्ना मिला। फाइल संख्या 208 2004 हेडिंग थी, संभावित सांप्रदायिक हिंसा क्लोजर रिपोर्ट। दिलचस्प बात यह थी कि फाइल किसी ट्रैफिक ऑफिस में हो ही नहीं सकती थी। शायद गलती से भेज दी गई थी या शायद जानबूझकर छुपाई गई। फाइल के अंदर मौजूद कागज पीले पड़ चुके थे, लेकिन हर शब्द आग था। तारीख 13 फरवरी 2004। घटना शिवनगर चौक पर 2 समुदायों के बीच झड़प, 11 मौतें, जांच रिपोर्ट। कोई साक्ष्य नहीं मिला, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल। लेकिन संध्या ने जैसे जैसे पढ़ा कई बातें अजीब लगीं। पीड़ित परिवारों के बयान गायब थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट की तारीख उस घटना से 2 दिन पहले की थी और सबसे चौंकाने वाली बात, मजिस्ट्रेट के दस्तखत का स्टाइल उस समय के हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहा था। उसने फाइल अलग रख ली, लेकिन दिल में उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। रात में एक पुलिस ड्राइवर से बात करते हुए उसने जब उस घटना का जिक्र किया तो ड्राइवर ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी नींद उड़ा दी। मैडम, वह दंगा नहीं था, वह तो एक प्लान था। उस दिन जिनके घर जलाए गए वह सब एक पार्टी को वोट देने वाले लोग थे और सीएम साहब खुद अगले दिन पहुंचे थे, लेकिन किसी से नहीं मिले, बस एक फोटो खिंचवाया और चले गए। अब संध्या समझ चुकी थी, यह फाइल बस कागज नहीं है, यह किसी की रची हुई कहानी को ध्वस्त कर सकती है। वह फाइल जो 2 दशकों से किसी दीमक के इंतजार में पड़ी थी, अब एक नया तूफान बनने जा रही थी। लेकिन क्या एक ट्रैफिक अफसर की कलम सत्ता की किताब पर चोट कर सकती थी? अगली सुबह संध्या ने उस फाइल को लेकर उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के पास जाने का निर्णय लिया। ये वही जज थे जिनकी वजह से कभी संध्या ने लॉ पढ़ने की प्रेरणा पाई थी। जज ने फाइल देखी और सिर्फ इतना कहा, अगर तुमने इसको उठाया तो तुम्हें मिटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। संध्या ने जवाब दिया, तो फिर मैं भी पूरी तैयारी से उठाऊंगी, ताकि अगर गिरूं तो असर हो। झांसी की सड़कों से उठी एक ट्रैफिक अफसर की आवाज अब कोर्ट के गलियारों से होती हुई संसद की ओर बढ़ रही थी, और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह महिला जो सायरन की आवाज बंद करवाती है, अब सत्ता की नींव को ही झकझोरने जा रही है। फरवरी की एक सुबह थी, हल्की ठंडक अब भी शहर की दीवारों से चिपकी थी। झांसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पुरानी बिल्डिंग में चाय वाला हमेशा की तरह 8 बजे आ गया। लेकिन उस दिन उसका पहला कप संध्या के लिए नहीं था, क्योंकि संध्या उस वक्त ऑफिस में नहीं थी। वह अकेले ही एक पुरानी जीप में बैठकर निकल पड़ी थी, सीधा उस मोहल्ले की ओर जहां 2004 के उस सांप्रदायिक दंगे में सबसे ज्यादा घर जलाए गए थे। जब संध्या वहां पहुंची, गली अब तंग और संकरी थी, जैसे समय ने उसे सिकोड़ दिया हो। पुराने मकान, जली हुई दीवारें और बुजुर्गों की आंखों में अभी भी वही घबराहट जो उस रात भर उठी थी। उसने घर घर जाकर उन परिवारों से मुलाकात की जिनके नाम फाइल में दर्ज नहीं थे, जिनकी कहानियां रिकॉर्ड नहीं की गई थी। एक महिला मिली, शक्ला बेगम। उसने दरवाजा खोला और बिना कुछ पूछे ही अपनी बांह की जली हुई त्वचा दिखाई। फिर एक फोटोग्राफ सामने रखा। यह मेरा बेटा था, 9 साल का था। उस रात जब आग लगी वह भीतर सो रहा था। संध्या ने पूछा, कोई आया था बयान लेने? शकीला ने सिर हिलाया, ना बेटा, उस दिन तो पुलिस खुद साथ आई थी जिन्होंने आग लगाई। संध्या की आंखें गीली थीं, लेकिन चेहरा पत्थर। उसने फोन निकाला और उसी वक्त उस केस को दोबारा खोलने का आदेश रिकॉर्ड किया। अगले ही दिन उसने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी। फाइल संख्या 208 2004 में गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं
और मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर की सत्यता पर सवाल है। रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंची और उसी शाम मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव का कॉल आया। आपको फाइलें छूने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। इस केस को अब छोड़ दीजिए। संध्या ने जवाब दिया, अगर कानून में अपराध दर्ज नहीं हुआ तो मैं खुद फाइल बनाऊंगी। फिर शुरू हुई असली लड़ाई। उसने पुराने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को खोज निकाला जो अब रिटायर हो चुके थे। उनके पास 2004 की रिपोर्ट्स के ड्राफ्ट थे और उन ड्राफ्ट्स में कई तथ्य आज की क्लोजर रिपोर्ट से मेल नहीं खाते थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट की मूल प्रति के अनुसार उस रात एक खास तरह का ज्वलनशील पदार्थ इस्तेमाल हुआ था जो आम घरों में नहीं मिलता। मतलब आग लगाना एक संगठित साजिश थी। लेकिन जब संध्या ने इस रिपोर्ट को सबूत मानकर केस में जोड़ा तो पूरा मंत्रालय हिल गया। अब तक जो एक ट्रैफिक अफसर मानी जा रही थी वह अब एक चलती फिरती जांच एजेंसी बन चुकी थी। और फिर आया सबसे बड़ा कदम। संध्या ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया। नाम था विक्रम ठाकुर, जो 2004 में मुख्यमंत्री थे और अब राज्यसभा के सदस्य जैसे ही सम्मन जारी हुआ। चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, झांसी की अफसर ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री को तलब, विपक्ष में उबाल, सत्ता में खलबली। खुद मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई और कहा, इस औरत को अब रोको, यह हमारे पूरे ढांचे को सवालों के घेरे में ले आएगी। उसी रात संध्या के ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ियां दिखी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। वह सिर्फ वहां खड़ी रही, निगरानी में डराने के लिए। लेकिन अगली सुबह सुबह के 4 बजे संध्या खुद रेड टीम के साथ कोर्ट वारंट लेकर दिल्ली पहुंची। उसने विक्रम ठाकुर के रेजिडेंस पर रेड मारी। मीडिया सो रहा था, लेकिन संध्या नहीं। सीएमओ स्टाफ ने विरोध किया, वकीलों ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट के पास सारे दस्तावेज थे। विक्रम ठाकुर गिरफ्तार हुए, कैमरों के सामने नहीं, बल्कि देश की सबसे चुप सुबह में, जब टीवी चैनल्स ने सुबह 7 बजे पहली बार स्क्रीन पर चलाया, पूर्व सीएम गिरफ्तार, तो पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। कभी जो चुनाव रैली में कानून व्यवस्था मेरी जेब में है बोलते थे, अब उन्हीं को कानून ने जेब से निकालकर कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया था। बिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना एक भाषण, संध्या ने एक मिसाल पेश की थी कि कानून जब चाहता है तो भगवान जैसे दिखने वालों को भी इंसान बना देता है, लेकिन सिस्टम को यह कब मंजूर होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर कैबिनेट की एक आपात बैठक हुई और प्रस्ताव रखा गया कि संध्या को अनधिकृत कार्यवाही और पद की मर्यादा के उल्लंघन के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। अखबारों ने अगले दिन लिखा, सीएमओ ने लिया बड़ा फैसला। बहादुर अफसर निलंबित, जनता हैरान थी। लेकिन जो अब शुरू होने वाला था वह संध्या के लिए सबसे कठिन लड़ाई थी, क्योंकि अब सिर्फ केस और आरोपी नहीं, अब पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ खड़ी थी। संध्या जानती थी वह अकेली है, लेकिन वह यह भी जानती थी अकेले वह वहां तक पहुंची है जहां आज तक कोई अफसर नहीं पहुंचा। जब निलंबन का आदेश संध्या के हाथों में आया तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। फाइल खोली, नोटिंग पढ़ी और बस मेज पर रख दी। सचिवालय से आए अधिकारी ने कहा, आपको तुरंत काम से अलग किया जाता है, सामान समेटिए। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, काम तो तब शुरू हुआ है, लेकिन सत्ता अपना खेल शांति से नहीं खेलती। अब यह व्यक्तिगत होता जा रहा था। निलंबन के 2 दिन बाद ही उसके सरकारी आवास के बाहर गोली चलने की आवाज हुई। पुलिस आई, औपचारिकता में 2 सिपाही खड़े कर दिए गए। कोई सीसीटीवी नहीं चेक किया गया, कोई गवाह नहीं ढूंढा गया। तीसरे दिन उसकी मां की पुरानी तस्वीर के पीछे एक नोट चिपका मिला, हाथ से लिखा हुआ, मां को खोना चाहोगी या ये फाइलें। संध्या ने तस्वीर दीवार से उतारी और चुपचाप अपनी मेज पर रख दी। फिर हाथ से एक शब्द लिखा, डरो मत। उसी शाम उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, बाल बाल बची। मैकेनिक ने कहा, मैडम, किसी ने जानबूझकर ब्रेक लाइन काटी है। अंदर से वह कांप रही थी, लेकिन बाहर से वही आंखें शांत, थकी नहीं। उसी रात उसके पास एक ऑफर आता है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था से हम आपके काम की सराहना करते हैं, हम आपको एक उच्च पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। विदेश पोस्टिंग, मोटी तनख्वाह, सुविधाएं, सम्मान, लेकिन शर्त थी, आपको सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करना होगा। यह कहना होगा कि आपके द्वारा उठाया गया मामला निजी भावना और प्रक्रिया के उल्लंघन में था।
संध्या ने वह मेल पढ़ा, फिर उसी लैपटॉप से जवाब लिखा। मैं बिकने नहीं आई थी और झुकने से बेहतर है मिट जाना। दबाव अब लगातार बढ़ रहा था। एक वरिष्ठ पत्रकार ने उसे कॉल कर बताया, मैडम, सरकार आपके खिलाफ मानसिक अस्थिरता की रिपोर्ट तैयार करवा रही है। दावा किया जाएगा कि आपके व्यवहार में विकृति है जिससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। यह वही रणनीति थी जो दशकों से उन महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होती रही थी जो सिस्टम से सवाल करती थीं। पागल, अस्थिर, भावुक, अति उत्साही संध्या को सब समझ में आ रहा था। अब उस पर निगरानी नहीं हो रही थी, अब उसकी पहचान मिटाने की तैयारी थी। वह जब डॉक्टर के पास मेडिकल रिव्यू के लिए भेजी गई तो वहां भी अजीब माहौल था। डॉक्टर ने बिना कोई गंभीर प्रश्न पूछे फॉर्म भरना शुरू कर दिया। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, कम से कम मेरी नब्ज तो देख लीजिए। डॉक्टर ने एक पल को नजरें झुका लीं और बोला, मैं मजबूर हूं। रिपोर्ट पहले से तैयार है। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे डर नहीं लगता उस बंदूक से जो मेरी ओर तनी है। मुझे डर तब लगेगा जब मेरी चुप्पी किसी और की जिंदगी ले लेगी, और इसलिए जब तक आवाज है मैं बोलूंगी। लेकिन शरीर भी एक हद तक साथ देता है। एक सुबह जब फोन बज रहा था, दरवाजे पर दस्तक थी और पूरा घर जैसे एक बोझ बन गया था। संध्या चुपचाप बैठी रही। 3 घंटे तक वह सिर्फ एक ही चीज को देखती रही, दीवार पर लटकी मां की तस्वीर। शाम को जब उसकी सखी इंस्पेक्टर रमा आई, दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा तोड़ना पड़ा। संध्या फर्श पर बेसुध पड़ी थी, पास में नींद की गोलियों की खुली शीशी, लेकिन जिंदगी अभी बाकी थी। अस्पताल ले जाया गया, 4 घंटे का इलाज, और वह वापस लौटी। होश में आने के बाद पहली बात जो उसने कही, यह मेरी हार नहीं है, यह मेरी रिसेट है। और फिर उसने कहा, अब वक्त है कि मैं खुद को मिटा दूं ताकि एक नई संध्या जन्म ले सके। उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए, फोन फेंक दिया और खुद को पूरी तरह गायब कर लिया। लेकिन जाने से पहले एक दोस्त को एक हार्ड ड्राइव सौंप दी जिसमें 17 केस की फाइलें थी, गवाहों के नाम, स्टेटमेंट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और एक नोट। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब नहीं रही, लेकिन मेरी ईमानदारी को कोई दफना नहीं सकता। ये लड़ाई मेरी थी, अब तुम्हारी है। अब सरकार को लगा कि कहानी खत्म हो चुकी है। आईपीएस संध्या अब फाइलों से भी निकल दी गई थी। रिपोर्टों में अनिश्चित मानसिक स्थिति, सामाजिक दबाव से ग्रसित और सेवा उपयुक्त नहीं जैसे शब्दों से उसकी छवि को मिटा दिया गया। लेकिन कहानियां उन शब्दों से नहीं बनती जो अफसरों के दस्तखत में होते हैं। कहानियां बनती हैं उस आग से जो भले बुझा दी जाए, लेकिन उसकी राख में चिंगारी बाकी रहती है। और अब वही चिंगारी किसी और के हाथ में मशाल बनने वाली थी। संध्या के गायब होने की खबर सबसे पहले स्थानीय अखबार के तीसरे पन्ने के कोने में छपी आईपीएस अफसर अवकाश पर गई। यह वही अखबार था जो कभी उसकी कार्रवाई के हर छोटे बड़े फैसले को मुख्य हेडलाइन बनाता था। खबर संक्षिप्त थी, सूखी, और उद्देश्य एक ही था, उसकी अनुपस्थिति को सामान्य बनाना। लेकिन झांसी के लोग समझ गए थे, कुछ असामान्य हुआ है। 1 सप्ताह बीत गया, फिर 2, कोई अपडेट नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में उसकी जगह किसी और का नाम लग गया था। उसकी सरकारी क्वार्टर में ताला लग गया था। लेकिन तब एक रात सब कुछ बदल गया। इंस्पेक्टर रमा, जो संध्या की सबसे करीबी सहयोगी रही थी, ऑफिस के पुराने कंप्यूटर को क्लोज करना चाहती थी। वह कंप्यूटर जो संध्या इस्तेमाल करती थी, जिसे अब पुनर्निर्धारित किया जा रहा था। लेकिन जब उसने सिस्टम ऑन किया तो सामने एक फोल्डर खुल गया। नाम था ओनली इफ आई डिसअपियर। क्लिक करते ही एक वीडियो चालू हो गया। कैमरे के सामने वही संध्या थी, चेहरा थका हुआ, बाल खुले हुए, और आंखों में वह खामोश आग जो आखिरी लड़ाई की तैयारी में जलती है। उसने कहा, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं या इस सिस्टम से बाहर कर दी गई हूं। मैंने जिन मामलों को खोला, जिन लोगों को जेल भेजा, वह अब आजाद घूम रहे हैं। लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं थी, वह इस बात के लिए थी कि कोई और अगली बार चुप ना रहे। वीडियो में एक एक करके 17 केस की फाइलें खुलती हैं। हर फाइल के साथ वीडियो सबूत, गवाहों के बयान और सिस्टम के भीतर के नाम। सबसे आखिरी सेक्शन में एक मैसेज था,
इस सिस्टम को मत छोड़िए। अगर आपने मेरी ईमानदारी को देखा तो इसे अपनी मशाल बनाइए, क्योंकि कानून वही जिंदा रहता है जिसे लोग उठाकर चलते हैं। इंस्पेक्टर रमा ने वह फोल्डर पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया और रातों रात उसे देश के 5 बड़े पत्रकारों को भेज दिया। उन पत्रकारों को जो खुद सिस्टम से लड़ चुके थे, जिनकी आवाजें अब मुख्यधारा से बाहर थीं, लेकिन जिनका विश्वास जनता में अटूट था। अगले दिन सुबह 7 पत्ती पर ट्विटर पर एक वीडियो ट्रेंड करने लगा। वेयर आई आईपीएस संध्या वीडियो में वही क्लिप थी, वही शब्द, और जनता सन्न रह गई। 1100 बजे तक इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर लाखों लोग यह पूछने लगे, अगर इतनी ईमानदार अफसर गायब हो सकती है तो क्या हम में से कोई भी सुरक्षित है? साइबर सेल ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संसद मार्ग पर मौन प्रदर्शन किया। हाथ में एक पोस्टर था जिसमें लिखा था, एक मशाल गायब हुई है, लेकिन उसकी रोशनी अब हर हाथ में है। बनारस, लखनऊ, पटना, भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़, हर जगह प्रदर्शन होने लगे। लोग संध्या की तस्वीर को कैंडल मार्च में लेकर निकलने लगे। उसके कहे वाक्य में बिकने नहीं आई थी, अब हर पोस्टर पर छप रहा था। सरकार घबराई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आईपीएस संध्या एक जांच प्रक्रिया में है, वह छुट्टी पर गई हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कोई यह नहीं मान रहा था, क्योंकि अब तक संध्या के समर्थन में लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके थे। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया। एक अफसर जिसने दंगों, सेक्स रैकेट और राजनीतिक गठजोड़ को उजागर किया, अचानक बिना कारण लापता हो जाती है। क्या यही लोकतंत्र है? सरकार के जवाब कमजोर थे, अस्पष्ट थे, लेकिन तब एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारा परिदृश्य बदल दिया। एक अज्ञात ईमेल से देश के 10 सबसे बड़े मीडिया हाउस को एक ड्राइव लिंक भेजा गया। उसमें था संध्या का लॉकबुक, उसकी नोटबुक के स्कैन दर्जनों, स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग्स और वह तस्वीरें जो उसने अपने कंधे पर मौत का खतरा लिए जुटाई थीं। ड्राइव के टॉप पर एक वाक्य था, सत्य को मिटाना आसान नहीं होता, क्योंकि वह हर झूठ से बड़ा होता है। मीडिया झुक नहीं सका। टीवी चैनलों ने एक दिन के लिए सारे विज्ञापन रोककर एक विशेष कार्यक्रम चलाया। आईपीएस संध्या देश की बेटी या सिस्टम की शिकार? लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा भी था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को 3 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया। बताइए, संध्या कहां है? अगर वे जांच में है तो दस्तावेज दीजिए, अगर नहीं तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसी बीच एक आश्चर्यजनक मोड़ आया। एक आरटीआई कार्यकर्ता को पता चला कि संध्या की सारी फाइलें जो झांसी डिपार्टमेंट में थीं, उन्हें स्पष्ट प्रिंट बताकर फाड़ कर फेंक दिया गया था। कोई बैकअप नहीं, कोई स्कैन नहीं, सबूत मिटा दिए गए थे। लेकिन जनता अब दस्तावेजों की मोहताज नहीं थी। उसे संध्या पर विश्वास था। फेसबुक ग्रुप, ट्विटर स्पेस, रेडिट फोरम, हर जगह बस एक ही चर्चा, सिस्टम से लड़ने के लिए एक अवसर ही काफी होता है, और वह अवसर अब हमारी आवाज बन चुकी है। संध्या को गायब हुए अब 3 सप्ताह हो चुके थे। सरकार कह रही थी वह सुरक्षित है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं था। फिर एक खबर आती है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक महिला को बेहोश हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत गंभीर है, जुबान काटी गई, बाल मुंडे हुए शरीर पर गहरे जख्म। पुलिस का कहना था उसे नदी किनारे फेंका गया था। गश्ती टीम ने देखा। डॉक्टरों ने जब उसे होश में लाने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन जब उसे पेन और कागज दिया गया, उसने कांपते हाथों से सिर्फ एक शब्द लिखा। जिंदा वहीं मौजूद इंस्पेक्टर रमा ने जैसे ही वह शब्द देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो संध्या थी। जितना वो मिटाई गई थी, उतना ही गहरा वो जिंदा निकली। वह महिला जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी, वह अब सिर्फ एक अफसर नहीं रह गई थी, वह आंदोलन बन चुकी थी। जब डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर लेकिन संवेदनशील घोषित की और पुलिस ने पुष्टि की कि वह संध्या है, तब पूरे देश में ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे की खिड़की खोल दी हो। लेकिन वह संध्या अब वैसी नहीं थी जैसी गई थी। उसकी जुबान काट दी गई थी, यानी अब वह बोल नहीं सकती थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसका मन अब भी तेज, अब भी सीधा। जो लोग सोच रहे थे कि यह एक टूटी हुई इंसान होगी, उन्होंने उसे गलत समझा।
होश में आने के 5वें दिन संध्या ने डॉक्टर से इशारे में एक स्लेट और चौक मांगी। उसने 2 शब्द लिखे। याचिका दायर वह सेवा में नहीं थी। निलंबित, अपमानित और लगभग मृत मान ली गई थी, लेकिन कानून में एक दरवाजा ऐसा होता है जो ना कोई ओहदा मांगता है, ना कोई रैंक। वह सिर्फ न्याय की मांग सुनता है। संध्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हस्तलिखित अपने दोस्त वकील के माध्यम से हर ईमानदार अफसर को वैधानिक सुरक्षा दी जाए। ट्रांसफर, निलंबन और मानसिक उत्पीड़न जैसे मामलों की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। देश में एक ऐसा तंत्र बने जो राजनीतिक दबाव से अफसरों को मुक्त कर सके। अदालत में जब यह याचिका प्रस्तुत की गई, मुख्य न्यायाधीश ने चुपचाप पूरा आवेदन पढ़ा और कहा, यह सिर्फ एक याचिका नहीं है, यह एक आईना है जिसमें पूरा सिस्टम अपना चेहरा देख सकता है। सरकार की तरफ से वकील ने कहा, यह एक अपवाद है, एक इमोशनल ओवर रिएक्शन। लेकिन जनता अदालत के बाहर थी। तकरीबन 500 लोग दिल्ली की सड़कों पर, हाथों में पोस्टर, किताबें और उसके उस वीडियो का प्रिंट जो उसने अपने गायब होने से पहले छोड़ा था। नारे नहीं लग रहे थे, बस एक शांत भीड़ थी जो केवल एक बात कह रही थी, एक अफसर की ईमानदारी मिटाई नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति गठित की। वरिष्ठ जजों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक विशेषज्ञों की 3 महीने के भीतर रिपोर्ट आई। पूरे देश में 147 ऐसे अफसरों की सूची बनी जो पिछले 1 दशक में या तो सस्पेंड हुए, या मानसिक रूप से अस्थिर घोषित किए गए, या आत्महत्या के कगार तक पहुंचाए गए। सब एक समान कारण से ईमानदारी। आखिरकार संसद में एक बिल प्रस्तुत हुआ, अफसर सुरक्षा विधेयक 2025। इसमें 3 प्रमुख प्रावधान थे। एक, बिना ठोस कारण किसी भी IAS IPS अधिकारी का ट्रांसफर या निलंबन गैर कानूनी माना जाएगा। 2, एक स्वतंत्र कमेटी हर ट्रांसफर और शिकायत की जांच करेगी, जिसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। 3, मानसिक अस्थिरता का दावा केवल स्वतंत्र मनोचिकित्सक पैनल द्वारा प्रमाणित होने पर मान्य होगा। बहसें हुई, बहिष्कार हुए, विरोध भी आया, लेकिन अंत में यह पास हो गया। और जिस दिन यह कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अस्तित्व में आया, उस दिन एक समारोह आयोजित हुआ। नई IPS अकादमी के उद्घाटन समारोह में मुख्य भवन की पहली दीवार पर, जिस पर हर साल नए अधिकारियों का नाम उकेरा जाता था, उस साल सिर्फ एक वाक्य लिखा गया, सिस्टम से लड़ने के लिए एक नाम काफी होता है, और नीचे IPS संध्या सेवा से बाहर। लेकिन लड़ाई में अब भी मौजूद। उस दिन संध्या मंच पर नहीं थी। वह अब भी इलाज करवा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, चल भी धीमे रही थी। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा, मैडम आप अब क्या करेंगी, उसने एक कागज थमाया। मैं अब ट्रेनिंग दूंगी, बोलने की नहीं, लड़ने की। वह एक इंसान थी, मांस, हड्डी और अब आवाज के बिना। लेकिन उसकी उपस्थिति अब हर उस अवसर में थी जो सिस्टम से लड़ने की हिम्मत करता है। और शायद यही तो होता है, इतिहास जिन्हें मिटाया जाता है वही दीवारों पर लिखे जाते।